हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस बायोबिट्स। मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है, क्रेब्स साइकिल एक छोटा पार्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन का। इसके छोटे छोटे पहले ही पार्ट्स मैंने करके यूट्यूब पे इसी चैनल पे डाले हैं। मेक श्योर कीजिए कि पहले वो देख के आया, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन को एक फ्लो में पढ़ा जाए तब वो दिमाग में अच्छे से आता है। तो ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद बीच में एक लिंक रिएक्शन नाम की चीज होती है। अगर आपको पता हो ना हो देख लीजिए एक बार। लिंक रिएक्शन के बाद होता है अपना क्रेब्स साइकिल, जो कि इस लेक्चर में होगा। प्योरली दिस लेक्चर इज प्योरली स्टिक ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का कंसेप्ट होने के बाद अगले वीडियो में ईटीएस आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि काफी टफ लगता है पर है बहुत हलवा चीज, बहुत इजी है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी देर। ये सेल है, सबको पता है। तुम्हारे बॉडी में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। ये सेल टेढ़ी होगी क्या? लेट मी करेक्ट इट। सबको पता है तुम्हारे सेल में कोई ऑर्गन नहीं है। जो जैसे फोन में बैटरी होती है, बैटरी से पूरे फोन को एनर्जी मिलती है तभी फोन चलता है। या कि कोई भी सिस्टम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक पावर सप्लाई होता है स्टोर करने के लिए या प्लग इन करना होता है। पर हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो पूरे बॉडी के पार्ट्स को एनर्जी दे। पर हमें तो एनर्जी चाहिए फॉर द स्पीकिंग, फॉर द ईटिंग, फॉर द टॉकिंग, फॉर द वॉकिंग, फॉर द रनिंग, फॉर द प्लेइंग। हमें तो एनर्जी चाहिए। तो हमारी बॉडी एनर्जी बनाएगी कैसे, ये कंसेप्ट पे हम लोग फोकस कर रहे थे। उसमें मैंने बताया था कि आपके बॉडी के हर सेल के पास, चाहे वो सेल ब्रेन की हो, चाहे वो सेल लेग की हो, चाहे वो सेल आपके इंटेस्टाइन की हो, चाहे वो सेल आपकी स्किन की हो, हर सेल में, वैसे स्किन के सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होता क्योंकि वो डेड होती है, करेंगे बात आगे है अपने को। पर बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं एक्सेप्ट स्किन, सब में अपनी अपनी एनर्जी बनाने की मशीनरी अवेलेबल है। सब सेल्स अपनी अपनी एनर्जी खुद बनाते, किसी पे डिपेंड नहीं है वो कोई और आके, कोई और ऑर्गन आके हमें एनर्जी दे। हर सेल में अपना अपना एनर्जी प्रोडक्शन होता है। और एनर्जी प्रोडक्शन होने के लिए जो एक सेल ऑर्गेनली चाहिए, जो मशीन चाहिए, इन शॉर्ट, जिस मशीनरी के सहारे ये सेल अपनी एनर्जी की भूख भगाएगी। तुम तो फूड खा लोगे, इस सेल को क्या दोगे? इस सेल को अगर जिंदा रहना है तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम की सेल ऑर्गेनली सेल में होनी चाहिए, तभी आपकी सेल एनर्जी बना सकती है। अब सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केमिकल एनर्जी बनती है। हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केमिकल एनर्जी बनेगी ना, केमिकल के फॉर्म में एनर्जी बनेगी। ऐसे तो नहीं है कि आप खाना खा रहे हो, उसकी एनर्जी बनने के लिए आग जल रही है आपके सेल्स में। आग वगैरह नहीं जलती है, केमिकल के स्ट्रक्चर में आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड है। और उस केमिकल का नाम क्या होता है? उस केमिकल का नाम होता है एटीपी। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। इसमें आ जाओ, डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल पे आ जाओ। अब हमने बात की थी कि ब्लड, और हर बार मैं ब्लड वेसल निकाल रहा हूं, हर लेक्चर में ये जरूरी है समझना। ग्लूकोज और ऑक्सीजन ब्लड लेके आएगा हर सेल तक। हर सेल, ब्लड का ये तो काम होता है हर सेल तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेके जाना, और अलग अलग मिनरल न्यूट्रिशंस। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल तक ब्लड लेके आएगा। ठीक है, अब इस ग्लूकोज के साथ जैसे ये सेल के साइटोप्लाज्म में, कहा सेल के साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म है, जैसे ये ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर किया, इसके साथ एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस, जिसपे मैंने लेक्चर बना के ऑलरेडी रखा है, या इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने, ई से एक साइंटिस्ट होगा, एम से अलग,
पी से अलग, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको खोजा था, इसका इन्वेंट किया था। अब जब ग्लाइकोलिसिस नाम की ये प्रोसेस खत्म होती है तब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड आ जाता है। देखो बेसिकली हमें करना क्या है, हमारे हर सेल को एनर्जी बनानी है। अब हर सेल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बनाती है, केमिकल एनर्जी बना के रखती है, और जब जरूरत होगी बॉडी को तब इसी केमिकल को, इसी एटीपी नामक केमिकल को सेल तोड़ेगी और उसमें जो छिपी है एनर्जी, केमिकल एनर्जी, उससे अपना जो भी वर्कआउट है, जो भी काम है वो कर लेगी। पर पहले हमें एटीपी बनाने पड़ते हैं ताकि जब जरूरत पड़े तब आपकी सेल इस एटीपी को तोड़ पाए। तो हम लोग एटीपी बनाएंगे कैसे? हम लोग ग्लूकोज में जो एनर्जी छिपी है, ग्लूकोज एक केमिकल कंपाउंड है, मानते हो? देख लो, आज बेसिक देख लो यार, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ग्लूकोज एक केमिकल कंपाउंड है। इस केमिकल कंपाउंड में कुछ केमिकल एनर्जी छिपी होगी। आपकी सेल कुछ नहीं करती है, आपकी सेल क्या करती है? इस केमिकल एनर्जी को रिमूव करती है और इसको एटीपी के रूप में फिलअप कर देती है। इस केमिकल एनर्जी को ग्लूकोज में से निकाल के एटीपी में फिलअप कर देगी। अब जब बॉडी को एनर्जी चाहिए, जब बॉडी को एनर्जी चाहिए तब बॉडी इस एटीपी को तोड़ के एनर्जी निकाल लेगी, एनर्जी टेकन बाय बॉडी। ऐसे से कुछ होगा ये। तो अभी हम लोग ग्लूकोज में से एनर्जी निकाल के पहले एटीपी बनाएंगे, ये ही सेलुलर रेस्पिरेशन है। ये प्रोसेस तो अपने आप चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला प्रोसेस अपने आप चलता रहता है। पर ग्लूकोज से हमें एटीपी बनाना सीखना है और यही हम सीख रहे हैं। हमारे इस चैप्टर का उद्देश्य कॉज नहीं, इस चैप्टर को सिखाने का ये कॉज ही यही है कि हम लोग ये चीज समझ सके कैसे आपकी सेल इस ग्लूकोज के केमिकल को निकाल के, केमिकल एनर्जी को निकाल के एटीपी में भरते हैं। डन। तो सबसे पहले ये रब कर दूं मैं, मुझे जगह लगेगी आज क्रेब साइकिल में, फालतू की चीजें नहीं लिखने वाला आज मैं। ये सब चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें, अब क्या शुरू है क्या नहीं। अब देखो समझ में आया आपने एटीपी बनाने का है, ठीक है? आ जाओ मेरे साथ। अब पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस खत्म होते ही हमारे पास 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं 3-3 कार्बन के। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, तो ग्लाइकोलिसिस के खत्म होते हुए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड हमें मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं बनाया मैंने, वीडियो बनाया है, उधर जाकर। अब ये पायरुविक एसिड यहां जाना चाहता है क्योंकि तुम्हारी आज की जो क्रेब साइकिल है वो चलेगी इस माइटोकॉन्ड्रिया नामक सेल ऑर्गेनेली के अंदर। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल चलेगी, तो ये पायरुविक एसिड को इधर घुसना पड़ेगा। पर ये सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया बोलती है मेरे अंदर पायरुविक एसिड एंटर नहीं कर सकता, मेरे अंदर सिर्फ एसिटिल कोए बना के भेज दो। तो पायरुविक एसिड को सबसे पहले इधर ना भेज के सेल इसको पहले पायरुविक एसिड बनाने में भेजेगी। पहले पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। इसी स्टेप को हमने लिंक रिएक्शन का नाम दिया है, इसको भी मैंने सिखाया है पिछले चैप्टर में, या दूसरा नाम है इसका एसिटाइलेशन। इसमें एक कार्बन का लॉस हो जाता है, CO2 रिलीज हो जाता है। एक पायरुविक एसिड से एक एसिटिल कोएंजाइम बनने में एक CO2 रिलीज होता है, तो 2 पायरुविक एसिड के दो एसिटिल कोएंजाइम में बनने में 2 CO2 रिलीज हो जाएंगे, तो 2 CO2 गेट रिलीज ओवर हियर। एक मॉलिक्यूल से एक, दूसरे मॉलिक्यूल से 2। अब एक पायरुविक एसिड से जब एक एसिटिल कोएंजाइम में बनना है तब एक CO2 रिलीज होगा, तो ये बन जाएगा 2 कार्बन का, क्योंकि 3 कार्बन से एक कार्बन अभी CO2 के फॉर्म में निकल चुका है। इतना डन है, ये रिवीजन था। अब हम सीखेंगे आज का मेन। ये रब कर दो, अब ये रब कर दो, अब इसको रब करना है मुझे। अब प्योरली अपन आ जाएंगे क्रेब साइकिल पे। देखो क्रेब साइकिल क्या चीज है। क्रेब साइकिल समझने के लिए थोड़ा बहुत तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझा दूं।
ये जो सेल ऑर्गेनेली निकाली थी ना मैंने, इसको स्ट्रक्चर समझा दो। सेल तो है ही है भाई, सेल के बिना कहाँ ही जाओगे, सेल को हटा दिया तो तुम हट जाओगे, है ना। ये ये अपनी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की ना दो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मैंने बाहर निकाली ये है आउटर मेम्ब्रेन, जान लो अगले टॉपिक में काम आएगा। अब इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ ऐसी सी होती है, फोल्डेड होती है, प्लेन नहीं होती। जैसे आउटर मेम्ब्रेन प्लेन है ना, जैसे ये बाहर वाली मेम्ब्रेन प्लेन है, ये इनर मेम्ब्रेन प्लेन नहीं होती, ये होती है फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन। और इस फोल्ड्स को, ये जो फोल्ड्स है, ये जो ऐसे 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 फोल्ड्स है, इन फोल्ड्स का स्पेशल नाम है, इनको बोला जाता है क्रिस्टे। क्या नाम है? क्रिस्टे बोला जाता है। अब इन क्रिस्टे के अंदर ये जो इतना स्पेस है, ये इस स्पेस को बोला जाता है मैट्रिक्स, इस स्पेस को बोला जाता है मैट्रिक्स। और ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, ये इतना इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, इस स्पेस को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। डन? इतनी बातें डन है सबको? अब देखो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये लगभग तुम्हारा हो चुका है। अब बाहर साइटोप्लाज्म में एसिटिल कोएंजाइम में बन चुका है, जो कि था 2 कार्बन का। ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए, ये मिटा दो, अब मैट्रिक्स लिख लो, चलो लिख लो, ये मैट्रिक्स होता है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं अब। डन? अब तुम्हारी क्रेब्स साइकिल इस मैट्रिक्स के अंदर होगी। कहां पे होगी? इन द मैट्रिक्स ऑफ, व्हाट इज दिस? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको कैसे लेबल करो आप? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो बड़ा सा गोला निकाला है मैंने, ये धरती का गोला नहीं है, ये तो लग रहा अंडा है, पर ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले स्पेस में क्रेब्स साइकिल होगी। ये एसिटिल कोएंजाइम में यहाँ क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, यहाँ इसका वेट कर रहा है OAA, जो होता है 4 कार्बन का। अब OAA का लॉन्ग फॉर्म के लिए मैं जगह बना लूँ थोड़ी, लॉन्ग फॉर्म बहुत से याद करने होंगे। OAA इसका लॉन्ग फॉर्म है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि होता है 4 कार्बन का। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इस एसिटिल को एंजाइम को पकड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ एसिटिल को एंजाइम ए इज, मार्क कर लो OAA, जो कि 4 कार्बन का होता है। अब ये 4 कार्बन का OAA, ये 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम है। 2 कार्बन का क्यों है एसिटिल? तुम्हें पता है ना, पायरुविक एसिड 3 का था, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। जब ये यहाँ आ गए तो दोनों एक एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से एक एक कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया था, तो 2 CO2 यहाँ पे रिलीज हो गए, तो CO2 के साथ कार्बन चला गया था, तो एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन का ही बचा था। अब एसिटिल कोएंजाइम ए जैसे ही इस मैट्रिक्स के अंदर एंटर करता है, सबसे पहले उसको पकड़ लेगा OAA एसिटिल कोएंजाइम को पकड़ के कन्वर्ट हो जाता है सिट्रिक एसिड में। मार्क माय वर्ड, सिट्रिक एसिड में। अब ये कितने कार्बन का होगा रे? ये 4 कार्बन का, इसने इसको पकड़ लिया, 4 और 2 मिला के ये 6 कार्बन का हो जाएगा। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का। डन है? अब सिट्रिक एसिड में ना, अब बात जान लो, मुझे बताओ, हु इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए इन क्रेब्स साइकिल? ओए यस। बट अगर किसी ने पूछ लिया फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन क्रेब्स साइकिल,
ये स्टेबल नहीं हुए, ये इसका वेट कर रहा है, ये स्टेबल नहीं है। पर जब ये दोनों मिल जाएंगे तब एक स्टेबल चीज बनती है, जो सबसे पहली चीज बनती है किसी को मिला के, वो होती है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन क्रेब्स साइकिल। लिखना है लिख लो, इसको मैं रब करना चाहता हूं, नहीं तो चलो रह दो। अब क्योंकि सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड सिट्रिक एसिड बना है, क्रेब्स साइकिल का एक और नाम होता है, हम क्या सीख रहे हैं, क्रेब्स साइकिल सीख रहे हैं, लो हेडिंग ही नहीं डाली मैंने, क्रेब्स साइकिल सीख रहे हैं। तो क्रेब्स साइकिल का एक और नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड इस साइकिल में बना है सिट्रिक एसिड, तो इसका दूसरा नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। इसका तीसरा नाम भी होता है, इसको मिटा दो, इसको मिटा देता हूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ। इसका तीसरा नाम होता है TCA साइकिल। TCA का लॉन्ग फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्रेब्स साइकिल के 3 नाम है, क्योंकि ये साइंटिस्ट क्रेब ने साइकिल ढूंढी थी। दिख रहा है तुम्हें ये नाम, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है, हाँ। तो क्योंकि ये साइंटिस्ट क्रेब ने ढूंढी थी साइकिल, तो उनके नाम पे क्रेब साइकिल है। क्योंकि इस साइकिल में पहला स्टेबल कंपाउंड सिट्रिक एसिड बनता है, तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल हो गई। अब क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे, इसलिए इसको TCA साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो सबसे पहला सिट्रिक एसिड, नाउ ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है। अब याद करना पड़ेगा, ये ट्रिक भी बताऊंगा, थोड़ी बहुत ट्रिक है मेरे पास। सिट्रिक एसिड दैट कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रिक एसिड, कुछ नहीं हुआ, आइसोमेरिज्म हुआ, कोई कार्बन निकला है बीच में नहीं, तो ये भी 6 कार्बन का होगा। अब ये आइसोसिट्रिक कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। इसको याद कर लो। ये सब कहाँ हो रहा है, ये मैट्रिक्स में हो रहा है, ये नाम बाहर जा रहे हैं, जगह नहीं, इसलिए मैट्रिक्स उसमें जगह होती है, वो केमिकल्स है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सारी चीजें हो रही है। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड याद कर लेंगे, ये होता है 5 कार्बन का। अब मुझे बताओ, आइसोसिट्रिक 6 कार्बन का, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन का, एक कार्बन गायब है, ये एक कार्बन कहाँ गया होगा, ये एक कार्बन कहाँ गया होगा, इन द फॉर्म ऑफ CO2, ये रिलीज हो गया। तभी तो हम बात करते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ये CO2 बन कहाँ से रहा है, जिस ग्लूकोज को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उससे एनर्जी लेना चाहते हैं, वो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड भी तो छोड़ेगा ना, साथ में एनर्जी बनाओगे तो कुछ रॉ मटेरियल, कुछ वेस्ट भी बनेगा। तो ये CO2 वेस्ट होता है। ये C कहाँ का है, ये ग्लूकोज का C अपन छोटे छोटे टुकड़े करके उसको निकाल दे रहे, बाहर फेंक रहे। ग्लूकोज का जो CO2 निकलेगा ना, ग्लूकोज कार्बन से बना है, तो ग्लूकोज का जो कार्बन तोड़ के उसमें से एनर्जी निकाल के ATP बनाएंगे, और बचा कुचा CO2 के रूप में रिलीज करते हैं। और वो अब अल्फा कीटो के बाद ये बन जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ये होता है 4 कार्बन का। फिर से 5 कार्बन से 4 कार्बन पे आए, बीच में क्या हुआ होगा, CO2 उड़ा दो, CO2 रिलीज हो गया। नाउ ये समझ में आ रहा है तुम्हें, ये बीच में लाइन है तो अब समझ लो। चलो, अब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बन गया। अब सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का होता है, कोई कार्बन इसमें उड़ेगा नहीं। अब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्जन होता है। अब फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। कितने एसिड है इसमें, इसलिए TCA साइकिल है, एसिड साइकिल। देन ये फिर से मैलिक एसिड, ये 4 कार्बन का, ये 4 कार्बन का। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सब लोग 4 कार्बन के, सक्सिनिक एसिड है ना, आई एम सॉरी। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद सक्सिनिक एसिड, उसके बाद फ्यूमेरिक एसिड, उसके बाद मैलिक एसिड, उसके बाद OA। फिर से ये हो गई तुम्हारी क्रेब्स साइकिल। तो साइकिल तो नजर नहीं आ रही, ये पहिया सही है, ये इधर का पहिया फिसल गया इसका, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले OA पकड़ेगा,
एसिटिल कोएंजाइम एको, एक एसिटिल कोएंजाइम एको एक OA पकड़ेगा, एक सिट्रिक एसिड बन जाएगा, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक, आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, देन सक्सिनाइल कोए, देन सक्सिनिक एसिड, देन फ्यूमेरिक एसिड, देन मैलिक एसिड एंड देन फिर से OAA। इसमें बीच में अल्फा। अब याद कैसे रखना है कि CO2 कहाँ कहाँ रिलीज होगा। CO2 सिर्फ दो जगह रिलीज हुआ है, एक यहाँ पे रिलीज हुआ है, एक यहाँ पे रिलीज हुआ है। अल्फा 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 को याद रखो, अल्फा के ऊपर नीचे CO2 को निकाल दो। क्या कहा मैंने, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के ऊपर और नीचे वाले स्टेप में CO2 को निकाल दो। अब जहां जहां CO2 निकाले हैं भाई, वहां वहां से एक और चीज बना दो। जहां जहां से CO2 निकाले हैं वहां वहां से NaDH भी बना दो, यहां से भी बना दो NaDH। याद भी करना है ना कहां से क्या बनता है। ये तो पूरी साइकिल हो गई, लेकिन कहा साइकिल में कुछ निकलना भी चाहिए, आलतू फालतू में साइकिल करे जा रहे हो। तो जहां से CO2 निकालोगे वहां से NaDH भी निकालना है, और CO2 कहां से निकालोगे, अल्फा के ऊपर नीचे। ठीक है। अब एक और बात याद रखो, जो लास्ट स्टेप है ना अपनी मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिडिक, यहां पे एक NaDH बनता है, बस NaDH रिलीज। बस अल्फा के ऊपर नीचे NaDH निकलेगा और सबसे लास्ट वाले स्टेज में NaDH निकलेगा। तीन जगह से NaDH निकलता है क्रिप्स साइकिल में, याद कर लो। क्रिप्स साइकिल में तीन जगह से NaDH निकलेगा। पहला निकलेगा अल्फा के ऊपर नीचे, दो निकलेंगे अल्फा के ऊपर नीचे, और लास्ट वाली स्टेप में एक और NaDH निकलेगा। CO2 कहाँ निकलेंगे, दो CO2 निकलेंगे, दो CO2 निकलेंगे, अल्फा के ऊपर CO2 निकलेगा, नीचे CO2 निकलेगा। अब ये जो ये जो सक्सेस वाली स्टेप है ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है। इस स्टेप के अंदर तुम्हारा GDP से GTP बन जाता है, और फिर ये GTP कन्वर्ट हो जाता है ATP में। ये क्या शुरू है, क्या शुरू हुई है, ये क्रेब्स साइकिल शुरू है। एनर्जी बनाने में एक इंपॉर्टेंट साइकिल रोल प्ले करती है, जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को अगर फॉलो करोगे तो वो तुम्हें एनर्जी बना के देगी। और हमें पता है एनर्जी या तो डायरेक्ट ATP बनता है या NaDH FADH के रूप में बनता है। अगर ये पता नहीं है तो पिछला लेक्चर देखो यार प्लीज, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर सकता उसको, क्योंकि लिंक फिर अपनी लिंक खराब हो जाएगी। लिंक रिएक्शन को पढ़ने बैठ गए तो लिंक खराब ना हो, इसलिए क्रेब्स साइकिल देख लो, अभी पिछले लेक्चर देख के आओ। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर डायरेक्ट ATP यहां से बना, और ये भी डायरेक्ट ATP नहीं बना, पहले GDP बना, फिर GTP से GTP बना, फिर GTP से ATP बना। अब डायरेक्ट ATP सिर्फ यहां एक बनता है, जो कि सक्सेस के स्टेप में, सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तब ATP बनता है। बाकी NaDH कहाँ बना, अल्फा कीटो के ऊपर नीचे, जहां जहां पे CO2 निकला वहां पे NaDH निकला, और एक NaDH लास्ट स्टेप में भी निकलता है। अब कुछ एक और चीज निकलती है, उसको ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें पूरे साइकिल में F से कोई चीज दिख रही है, ये O से, ये C से, ये I से, K S S F। देखो फ्यूमेरिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में, और इसी स्टेप में फ्यूमेरिक एसिड बनने के स्टेप में एक F से एक और चीज निकाल दो, FADH। ये आ गया बंदा अपना। मैंने बताया था FADH और NaDH दो हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं, इनमें बहुत सारी एनर्जी छिपी होती है, जिन एनर्जी को हम अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में निकालेंगे, ETS में यूज होगा इसका। तो यहाँ पे एक FADH बनता है। बस ये काफी गिचन बिचड़ हो चुका है ना, ये काफी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, पर अब समझ लो तुम लोग मेरे साथ साथ। अच्छे से निकाल दो एक बार, चलो अच्छे से निकालना है, चलो एकदम अच्छे से डायग्राम निकालते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ, लेकिन ये याद रखो, प्राइमरी एक्सेप्टर OA ऑक्सैलो एसिडिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन क्रेब्स साइकिल इज सिट्रिक एसिड, तभी तो उसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं हम लोग। चलो सिर्फ मैं माइटोकॉन्ड्रिया निकालूंगा भाई, अब मैं ये साइटोप्लाज्म ये नहीं निकालने वाला। यार तुम्हें अगर मेरी बातें समझ में आ रही है ना तो मुझे कमेंट में बताया करो, या कोई चीज़ होगी जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट बनने का। तुम बताओ यार।
जो भी यहाँ तक लेक्चर देख रहा है मतलब उसको समझ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ यार, बताओ ना। तुम्हारा कमेंट हमारे लिए गाइडेंस होता है एक, ये अंदर वाली मेमोरी ने, ताकि मैं और बना सकूँ ना। मेरा प्लान है अभी फिजिक्स वगैरह के लेक्चर लेके आने का, तो प्लान होना चाहिए, रिवील नहीं करते। ये साइटोप्लाज्म, ये पूरी सेल है, बोर्ड पूरी सेल है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हुआ, यहाँ पे ग्लूकोज में से जितनी एनर्जी आप निकाल सकते हो आप निकाल चुके हो, है ना। यहाँ पे तुमने पायरुविक एसिड को बना दिया है, पायरुविक एसिड ने लिंक रिएक्शन करके एसिटिल कोएंजाइम ए को बना दिया है। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए मैट्रिक्स में एंट्री करता है, सबसे पहले उसको पकड़ता है OAA जो कि खुद 4 कार्बन का है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए इज OA, oxaloacetic acid. Then OA get converts into citric acid जो कि खुद 6 कार्बन का है। 6 कार्बन का कैसे होगा तुम्हें पता है, ये 2 कार्बन का होता है, ये 4 और 2 6। देन सिट्रिक एसिड गेट कन्वर्ट, मेरा लेक्चर 2x पे मत देखा करो, कोई देख रहा होता तो। सिट्रिक एसिड के बाद ये बन जाता है आइसोसिट्रिक एसिड, ऑब्वियसली कोई कार्बन नहीं का, ये भी 6 कार्बन का है। देन आइसोसिट्रिक अल्फा कीटो, पता है तुम्हें ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक, क्या हो रहा है, ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो के बाद, अब अल्फा कीटो तुम्हें पता है 5 कार्बन का होता है, 6 से 5 आए तो यहाँ पे CO2 निकाल दो। अब CO2 निकालो तो साथ में NADH भी बना दो। नाउ सक्सेस वाला स्टेप, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो कि 4 कार्बन का होता है, 5 से 4 मतलब CO2 निकाल लो। देखो अल्फा के ऊपर नीचे कार्बन CO2 निकाल लिया मैंने, कार्बन निकाल लिया तो यहाँ NADH बना दो। सक्सेस के स्टेप में अपना बनता है GDP देन कन्वर्ट इनटू GTP देन कन्वर्ट इनटू ATP, तो डायरेक्ट ATP यहाँ पे बनता है सक्सेस में, सक्सेस मिल रहा है उसको। देन ये कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में जो कि खुद 4 कार्बन का है। अब सब 4 कार्बन के आएंगे। देन पहला F से फ्यूमेरिक एसिड, अब फ्यूमेरिक एसिड ये भी 4 कार्बन का है लेकिन F से आया मतलब यहाँ पे एक FADH नामक चीज बनेगी जो कि हाई एनर्जी कंपाउंड होती है, जिस FADH और इस NADH को हम लोग बाद में ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम के एक चीज में लेके जाएंगे जहाँ पे इनसे हम लोग ATP बना देंगे और फिर ATP से आपकी बॉडी एनर्जी बनाते बैठेगी। ATP एक बार बन गया ना भाई बॉडी में, तो ATP आपको कभी भी कैसे भी एनर्जी दे सकता है, तो बॉडी फिर उसको ATP को यूज कर लेगी, वो हमें नहीं सीखना, वो हाई लेवल की बात है। फ्यूमेरिक एसिड देन कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड, हाई लेवल की बात क्या है अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ, अभी निकाल ही दिया तुमने। अब मैलिक एसिड भी 4 कार्बन का होता है, मैलिक एसिड जब कन्वर्ट होता है तो लास्ट वाली स्टेज में एक और NADH बनता है, इतना सब कुछ बनेगा। अब जरा कैलकुलेशन करो, मुझे बताओ 2 पायरुविक एसिड थे तो 2 एसिटिल कोएंजाइम बनेंगे। एक एसिटिल कोएंजाइम ए जब यहाँ पे एंटर होता है 2 कार्बन वाला एसिटिल कोएंजाइम ए, जब एक एसिटिल कोएंजाइम ए यहाँ पे एंटर होता है तो एक बार ये साइकिल होगी। अब एक बार साइकिल में कितना कितना ATP कितना कितना क्या क्या बना, एक बार जब क्रेब साइकिल चलेगी एक एसिटिल कोएंजाइम को लेके, तो क्या आउटपुट कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ, चलो 2 CO2 बनेंगे आउटपुट, इनपुट भी लिख देता हूँ। इनपुट क्या है हमारा, एक एसिटिल कोएंजाइम ए, इससे आउटपुट कितना निकलेगा, 2 CO2 निकलेंगे, 2 CO2 निकलेंगे, 3 NADH निकलेंगे, एक GTP मतलब ATP बनेगा एक, और एक FADH बनेगा। इतना सब कुछ एक क्रेब साइकिल में चलता है। अब एक एसिटिल कोएंजाइम को डालो तो इतना मिलेगा। अब हमारे पास तो 2 एसिटिल कोएंजाइम है तो 2 बार होगी ये साइकिल, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 CO2 निकलेंगे, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, तो 2 बार जब क्रेब साइकिल चलेगी मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए 2 बार क्रेब साइकिल चलनी पड़ती है, और जब वो चलेगी तब वो इतना सब कुछ आउटपुट देगी।
आ रही है बात समझ में? आ रही है? तो ये था तुम्हारा क्रेब्स साइकिल का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे आखिर में इन NADH और इस FADH को ले जाके इनसे एटीपी बनवाता हूँ। और फिर एटीपी हाँ वो बताना था, है ना। देखो एटीपी क्या होता है ना, ये एडिनोसाइन होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, और इसके ऊपर 3 फॉस्फेट होते हैं और ये फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हाई एनर्जी होते हैं। तो जब बॉडी को किसी भी काम करने चलो चलने में एनर्जी चाहिए, मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुझे इन मसल्स को एनर्जी चाहिए, तो आपकी बॉडी इस एटीपी का ये फॉस्फेट तोड़ देती है, इसमें से बहुत एनर्जी निकलती है, केमिकल एनर्जी। फिर इसी केमिकल एनर्जी को आपकी बॉडी यूज कर लेगी, बॉडी यूजेज इट। बस ये सिंपल ट्रिक होती है। तो हमें ये अपने आप हो जाता है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप हो जाती है, पर हमें एटीपी बना के देना होता है। हमें बस इतना बना के देना है, बाकी बॉडी ये खुद कर लेगी, ये हमें सीखना भी नहीं, ये हो जाता है। पर एटीपी कैसे बनाना है ये सीख रहे थे हम। क्रेब्स साइकिल में आपने देखा 2 डायरेक्ट एटीपी बनते हैं, 6 NADs बनते हैं, 4 CO2 बन जाए। वो तो CO2 बन के क्या होगा रे, ये CO2 जो बने हैं ये सेल के बाहर चले जाएंगे। बाहर कौन था, ब्लड वेसल थी, ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड फिर उसको लेके लंग्स के पास जाएगा, फिर लंग्स उसको बाहर फेंक देंगे, उसका सीन क्लियर है अपना। NADH और FADH को हम लोग अगले लेक्चर में ETS में लेके जाएंगे। ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहां जाके उनको तोड़ेंगे और उनको तोड़ के उनसे भी हम लोग एटीपी बनवाएंगे। अब किससे कितने एटीपी बनेंगे ये अगले लेक्चर में देखेंगे। उनसे एटीपी बनवा के स्टोर करके रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब आपकी बॉडी ये कर लेगी और उसको एनर्जी मिल जाएगी। तो सिंपली ये तगड़ा ट्रिक आपकी बॉडी यूज करती है। ग्लूकोज को तोड़ के पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल और फिर ETS, ऐसे 4 स्टेजेस से गुजर के आपकी बॉडी आपके लिए एनर्जी बनाने का पुण्य का काम करती है। सो ये आज का क्रेब्स साइकिल का लेक्चर था। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। ETS को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको समझने से पहले इन चीज़ों को समझ के आओ, तभी उस लेक्चर में आना, तभी मज़ा आएगा। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर।